हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 8 मोशन को पढ़ने वाले हैं। मोशन चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या बताया गया। बहुत ही मजेदार चैप्टर है ना। क्लास 7 वाले, क्लास 5 वाले ये लोग भी इससे हेल्प ले सकते हैं, जो मैं अभी पढ़ाऊंगा, क्योंकि उन लोगों की क्लास में भी है, वह इंट्रोडक्टरी है, ठीक है। तो समझते जाइए, जितना ज़्यादा लर्न करेंगे, जितना ज़्यादा आप नॉलेज गेन करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है ना। देखते हैं क्या क्या लिखा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इन एवरीडे लाइफ we see some object at rest and others in motion. Birds fly, fish swim, blood flows through veins and arteries, and cars move. Atoms, molecules, planets, stars, galaxies are all in motion. है ना। तो हम लोग एवरीडे लाइफ मतलब आम दिनों में हमेशा ऐसा देखते हैं कि कुछ चीजें जो होती हैं वो स्थिर होती हैं, जबकि कुछ चीजें जो होती हैं वो चल फिर रही होती है, उड़ रही होती है ना। मतलब अपने प्लेस से, ठीक है, अपने प्लेस को चेंज कर रही होती है, ठीक है, रेस्ट में नहीं होती। जैसे कि हम लोग देखते हैं बर्ड्स फ्लाई, पक्षियां उड़ती हैं। फिश स्विम, जो फिश है वो स्विम करती हैं। ब्लड फ्लोज, खून बहता है वेन्स में, आर्टरीज में, है ना। कार मूव करता है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, सब कुछ ये सारी चीजें भी मोशन में होती हैं। मोशन का क्या मतलब है? अब इसमें बताया गया है। We often perceive an object to be in motion when its position changes with time. देखिए, ध्यान से देखिए इस लाइन को, ठीक है। ये मोशन का डेफिनेशन है ना। ये जो है ये मोशन का डेफिनेशन है, इसको दिमाग में रखिए, नोटबुक पे लिख लीजिए। क्या लिखिएगा कि an object is said to be in motion if its position changes with time. मतलब एक ऑब्जेक्ट को मोशन में कहा जा सकता है तब जबकि उसका पोजीशन जो है, ठीक है, जहां पे है वो हमेशा चेंज करते रहे, ठीक है। वो अपने पोजीशन को हमेशा चेंज करते रहे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उसका पोजीशन भी चेंज होता रहा है। और किसी ऑब्जेक्ट कैसा है, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, ऐसा कहा जाएगा, ठीक है। सो फिर से दोहरा रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। विदाउट, ये बहुत जरूरी था समझना, इससे इस पे ज्यादा मैंने जोर डाल के आप लोगों को बताया। देखिए, however, there are situations where the motion is inferred through indirect influences. For example, we infer the motion of air by observing the movement of dust and movement of leaves and branches of trees. है ना। यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक बोला अभी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कभी कभी हम दिखता नहीं कोई चीज मोशन में है, ऐसे भी चीजें होती हैं, मगर फिर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं नहीं दिख नहीं रहा, तो ऐसा थोड़ी है कि वो मोशन में। जैसे ये क्या बोल रही है जरा, हाँ हम बता रहे हैं, समझिए। मैं बात कर रहा हूँ हवा की, है ना। तो हवा में क्या है कि वो हवा बहती रहती है, स्टैटिक तो है नहीं, स्थिर तो है नहीं। अच्छा, हवा देख पा रहे हैं हम लोग, एयर को देख पाते हैं? नहीं देख पाते। तो कैसे समझते हैं सर, कैसे समझते हैं भैया कि वो एयर मूव कर रहा है? तो बाबू, होता क्या है कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं या लीव्स हैं, वो एयर के साथ ही साथ ट्रेवल करके आगे बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि हवा है तभी तो भी आगे बढ़ रहा है, लीव्स या कोई भी चीज, डस्ट पार्टिकल्स। इसका मतलब एयर भी मूव करता है ना। What causes the phenomena of sunrise, sunset, and changing of seasons? Is it due to the motion of Earth? Is it true? Why don't we directly perceive the motion of the Earth? हाँ, अच्छा, फिर हम लोग दिमाग लगाए, फिर सोच रहे हैं, अच्छा ये सनराइज क्यों होता है, सनसेट क्यों होता है, सीजन्स क्यों चेंज होता है? अच्छा, क्या ये सब इसलिए होता है कि अर्थ भी मोशन में है? अगर ऐसा है तो हम लोगों को तो अर्थ के मोशन को समझना चाहिए, है ना। अब सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा होगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जैसे कि हाँ ये बात तो है
आप लोग में से बहुत लोग ये भी जानते हो कि अर्थ सच में मूव करता है, मोशन करता है ना, रोटेशन करता है और रिवॉल्यूशन भी करता है। अपने एक्सिस पे अर्थ जो है रोटेशन करता है ना, और सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करता है, रिवॉल्व करता है ना। तो यही सब कारण से, क्योंकि अर्थ भी मूव कर रहा है, इसी सब कारण से सनराइज, सनसेट, सीजन्स का चेंजिंग है ना, ये सब हम लोगों को देखने को मिलता है और महसूस करने को मिलता है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या लिखा हो। यहाँ से an object may appear to be moving for one person and stationary for some other। बहुत अच्छी बात है। सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पे आप अपने इसको सोचने की कोशिश कीजिए अपने दिमाग से कि अच्छा ऐसा हो सकता है क्या कि कोई बॉडी जो है वो मोशन में है, मगर कुछ लोगों के लिए वो मोशन में नहीं है, मगर कुछ और लोगों के लिए मोशन में है। चल सोचिए जरा, एक हिंट देते हैं ट्रेन का। चलिए ट्रेन के संदर्भ में विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन सोचिए, ऐसा होता है क्या? हाँ, सही सोच पा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग से मेरे को लगता है सभी लोग ट्रेन ट्रैवल किए होंगे, ट्रेन से ट्रैवल जरूर किए हैं। तो उसमें जो है, जब आप लोग ट्रेन के अंदर होते हैं, ठीक है, तो आपके साथ जो ट्रेन में है वो आपके लिए क्या है? स्थिर ऑब्जेक्ट है, स्थिर बॉडीज है ना। आप बैठे हुए अपनी सीट पे, वो आपके सामने वाले सीट पे बैठा हुआ है, तो दोनों बैठे हैं। आपके लिए वो जो इंसान है वो क्या है? स्टेशनरी है, वो तो मूव नहीं कर रहा। मगर सोचिए कि हम जो है वो ट्रेन के बाहर हैं, मेरे को क्या दिखेगा? मेरे को दिखेगा कि आप और आपका जो दोस्त आपके सामने बैठा है ट्रेन के अंदर, आप दोनों मूव कर रहे हैं। सोचिए, कुछ समझ में आ रही है बात कि एक बॉडी मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये डिपेंड करता है कि जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है उस मोशन को, उस बॉडी को, वो कहाँ है ना। समझ में आई बात? मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं ट्रेन से बाहर हूँ, ट्रेन चल रही है, तो मुझे क्या लगेगा कि आप लोग भी मूव कर रहे हो, मेरे लिए आप स्टेशनरी नहीं होंगे, मेरे लिए आप मूविंग होंगे। मगर आपके लिए आपके सामने वाले सीट पे बैठा हुआ आपका दोस्त स्टेशनरी होगा। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है ना। और यही तो है फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? जो प्रकृति में, नेचर में हो रहे घटनाएं हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, वो एक्चुअली फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। नेचर में जो भी घटित हो रहा है उसको स्टडी करना, नेचर के लॉज को स्टडी करना, ये फिजिक्स है ना। तो इस स्टेटमेंट से हम लोगों ने ये सब बात समझा कि हाँ, हो सकता है कि कोई अगर बॉडी किसी एक व्यक्ति के लिए मूविंग है तो दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं हो, है ना। ट्रेन का एग्जांपल बताया आपको। आगे देखते हैं। For the passengers in a moving train, the roadside trees appear to be moving backward. A person is standing on the roadside perceives the bus along with the passengers as moving. However, passengers inside the bus sees his fellow passengers to be at rest. What do these observations indicate? अच्छा सोचिए, वही बात ये फिर से यहाँ किताब में भी लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक में भी हमारे यही चीज लिखा है। क्या लिखा है? अगर एक पैसेंजर जो है मूविंग ट्रेन में है, तो वो अगर बाहर देखता है, हम लोग ट्रेन में ही या बस में है, तो खिड़की के बाहर देखें तो हम लोग क्या लगता है कि जो मान लीजिए ट्रीज हैं वो पीछे जा रही हैं, ऐसा लगता है ना। कुछ लोग हैं वो पीछे जा रहे हैं, पीछे चलते जा रहे हैं, है ना। और हमारे सामने वाला जो व्यक्ति है बैठा हुआ सीट पे, वो लगता है कि वो तो स्थिर है, मेरे जैसा ही स्थिर है ना। मगर सोचिए, जो बाहर कोई पैसेंजर जो रोड पे खड़ा है, वो देख रहा है आप लोग बस में ट्रैवल करते हो, तो उसके लिए तो आप मूव कर रहे हो, है ना। तो ये सब ऑब्जर्वेशन क्या इंडिकेट करता है, समझाएंगे, बताएंगे, वेट कीजिए, आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए क्या लिखा है। मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स, some objects may move in a straight line, others may take a circular path, some may rotate and few others may vibrate। देखिए मोशन बड़ा ही मतलब बहुत खास टॉपिक है। ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं, ये डिपेंड करता है कि उसको जो ऑब्जर्व कर रहा है वो कहाँ है ना। तो देखिए
मूव करना, कुछ ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में भी मूव करेंगे, है ना, सीधी गमन भी करेंगे, वो सीधी उसका मोशन का जो डायरेक्शन है वो स्ट्रेट लाइन होगा। दूसरे कुछ सर्कुलर पाथ मिलेंगे, मान लीजिए मोहन है इस तरह से दौड़ रहा है, ठीक है, एक सर्कुलर ग्राउंड के सर्कमफरेंस पे। श्याम है वो सीधा सीधा दौड़ रहा है ट्रैक पे, स्ट्रेट हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। कुछ है ना, सब में रोटेट एंड फ्यू में अदर वाइब्रेट, हाँ रोटेट का तो बात बता दी, और कुछ लोग वाइब्रेट भी करेंगे, जैसे रबर है, कुछ बॉडी वाइब्रेट भी करेंगे, जैसे रबर है, रबर को पकड़ के आप थोड़ा नीचे भी छोड़िए, देखिएगा वो अप डाउन करने लगेगा, है ना, तो उसको भी मोशन में कहेंगे, है ना। तो वो क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रहा है, वो क्या सर्कुलर पाथ बना रहा है, क्या कर वो वाइब्रेट कर रहा है, और इसलिए हेंस द बॉडी विल बी सेड टू बी मोशन, है ना। There may be situations involving a combination of these. In this chapter, we shall first learn to describe the motion of objects along with a straight line. We shall also learn to express such motions for simple equation in graphs. Later, we shall discuss ways of describing circular motion. ठीक है? तो यहाँ क्या बोल रहा है कि हम लोग इस चैप्टर में ऑब्जेक्ट्स जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा होगा, है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। और बहुत सारा बॉडी जो होता है वो तो बहुत तरह का मोशन करने लगता है, जैसे बताते हैं आपको, समझिएगा। मोहन क्या कर रहा है, या कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो हो सकता है कि वो एक सर्कुलर पाथ पे भी ट्रेवल कर रहा है ना, और साथ में वो वाइब्रेट भी करते जा रहा है, हाँ, जिगजैग टाइप का कर रहा है। ये और भी तरह का मोशन अलग अलग डायरेक्शन में भी हो सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे, और इस चैप्टर में खास कर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके बारे में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। एक्टिविटी दिया है 8.1, discuss whether the walls of your classroom are at rest or in motion. जानते हैं फिजिक्स पढ़ने का एक सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अपने दिमाग को एकदम फ्रेश रखिए। कुछ रटा रटाया नहीं है फिजिक्स में, कुछ रटा रटाया नहीं है, ठीक है। आपको बस अपने दिमाग को खोल के समझते जाना है, आपको सच में लगेगा कि फिजिक्स बहुत ईजी है। बस अपने दिमाग को खोलिए और समझने की कोशिश कीजिए, है ना। क्या कर रहे हैं, अच्छा आप बताइए, आप अपनी क्लास में बैठे हुए हैं, आपका क्या वॉल जो है, जो दीवार है, वो क्या मूव कर रहा है या रेस्ट में है? ऑब्वियसली रेस्ट में है ना। Have you ever experienced that the train in which you are sitting appears to move while it is at rest? अच्छा, कभी आपको लगा है कि आप अपने जो जिस ट्रेन में बैठे हैं वो मूव करता आपको लगा है? अंदर में बैठे हैं मान लीजिए, तो आपको तो लगे कि ट्रेन ही स्टैटिक है, ट्रेन ही अपने जगह पे स्थिर है, और बाकी चीज जो बाहर है ट्रेन के वो मूव कर रहे हैं, ऐसा लगेगा। डिस्कस एंड शेयर योर एक्सपीरियंस, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। थिंक एंड एक्ट। We sometimes are endangered by the motion of objects around us, especially if that motion is erratic and uncontrolled, as observed in a flooded river, a hurricane, or a tsunami. On the other hand, controlled motion can be a service to human beings, such as in the generation of hydroelectric power. Do you feel the necessity to study the erratic motion of some objects and learn to control them? अच्छा, एक बात और, मोशन जब कंट्रोल में होता है ना किसी ऑब्जेक्ट का, तो उससे हम लोग, ठीक है, बहुत सारा अपने इंपॉर्टेंस की चीजों को गैदर कर सकते हैं। जैसे रिवर बह रहा है, ठीक है, अपने सामान्य गति में है, तो उसमें टरबाइन लगा दिए, उससे इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, है ना बात। तो मगर मान लीजिए कि बाढ़ आ गया, सुनामी आ गई, तो वो तो कंट्रोल्ड मोशन नहीं है, अनकंट्रोल्ड मोशन है वाटर का, सुनामी आ गई, वो तो हम लोगों को हार्म करेगा। तो हम लोग ऐसा है कि हम लोग सीख सकते हैं कैसे उन चीजों को कंट्रोल करें, वैसे मोशन को, है ना, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो हाँ, हम सीखें तो ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से डिजास्टर का मैनेजमेंट हो सकेगा। अब
देखिए कैप्शन है डिस्क्राइबिंग मोशन। ठीक है, इमोशन को कैसे डिस्क्राइब करें। डेफिनेशन तो आपको पहले ही बता दी कि बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कहेंगे जब उसका जो पोजीशन है टाइम के साथ साथ वो चेंज हो। डिस्क्राइबिंग मोशन, we describe the location of an object by specifying its reference point. Let us understand this by an example. Let us assume that a school in a village is 2 किलोमीटर north of the railway station. ठीक है, अच्छा हम लोग जो ऑब्जेक्ट की लोकेशन को ठीक है किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से डिस्क्राइब करते हैं। क्या मतलब है, क्या बोल दिया हम बोल रहे हैं कि हम मान लीजिए सुल्तानगंज है ना, तो सुल्तानगंज जो है मेरे लिए क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। फिर हम मूव करते करते कहाँ पहुंच गए, भागलपुर से ठीक है, तो वहां क्या हो जाएगा, भागलपुर पहुंच गए। तो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट सुल्तानगंज है उसके रिस्पेक्ट में हम मूव किए ना, अपने पोजीशन को चेंज किए ना, इसका मतलब क्या हुआ कि हम मोशन में है ना। तो यही बात बताया कि कोई भी चीज कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसका लोकेशन जो है किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट से डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे मैं अपना लोकेशन क्या बताया सुल्तानगंज में हूं, तो मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट क्या है, लोकेशन क्या है, सुल्तानगंज। तो let us understand this for example. Let us assume that a school in a village is 2 kilometers north of railway station. We have specified the position of the school with respect to the railway station. In this example, the railway station is the reference point. अच्छा मान लीजिए कि गांव है, वहां पे एक स्कूल है जो कि रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है ना, तो वो जो स्कूल का लोकेशन बताया जा रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है, किसके रेफरेंस से, वो रेलवे स्टेशन के रेफरेंस से बताया जा रहा है। तो उस स्कूल के लिए ठीक है रेलवे स्टेशन जो होगा उसका रेफरेंस पॉइंट होगा, रेफरेंस लोकेशन होगा। इन दिस एग्जांपल ऐसा कि इसने खुद ही बोल दिया कि रेलवे स्टेशन जो होगा वो रेफरेंस पॉइंट होगा। We could have chosen other reference points according to our convenience. हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए, इजीनेस के लिए हम लोग कोई भी रेफरेंस पॉइंट चूज सकते हैं कि हम बोल देंगे कि हम मान लीजिए कि हम अभी सुल्तानगंज बोले थे ठीक है, हमको बताना है अपने जो दोस्त मेरा न्यूयॉर्क में है विदेश में, उसको हम ऐसा ही बोल सकते कि हम भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ठीक है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है ना, क्योंकि और नीचे सुल्तानगंज नहीं जानेगा या जानेगा भी तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तो उसको भागलपुर बताएंगे डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सुल्तानगंज बताएंगे। तो हम अपने हिसाब से अपना रेफरेंस जो है बता सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, बट वो सही होना चाहिए। और इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए हम लोगों को एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, यहाँ वो है कहाँ ये बताएगा उसका रेफरेंस पॉइंट, जिसको कि ओरिजिन भी कहा जाता है। रेफरेंस पॉइंट मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यही तो पढ़ना है इस चैप्टर में कि मोशन जो है स्ट्रेट लाइन में कैसे होता है, क्या नेचर है, प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा है, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो सबसे सिंपलेस्ट मतलब सबसे सिंपल जो मोशन का टाइप है वो है जब मोशन हो स्ट्रेट लाइन। We shall first learn to describe this by an example. हम लोग चलिए इसको डिस्क्राइब करते हैं एग्जांपल के साथ। Consider the motion of an object moving along a straight path. The object starts its journey from O, which is treated as its reference point. Let A, B, C represent the position of the object at different instants. At first, the object moves through C and B and reaches A. Then it comes back along the same path and reaches C through B. हाँ, इतना कुछ लिखा है ना यहाँ शॉर्ट में बता वो मान ली कि रेफरेंस पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो कि मूव करने वाला है या उसको मूव करने वाला है, हाँ, उसके एक स्ट्रेट लाइन पे हम मार्क कर दिए, मान लीजिए 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर, 15, 20, 25, 30, 35, 40 करते करते 60 किलोमीटर तक का हम एक लाइन जैसा बना दिए और डिमार्केट कर दिए कि हाँ यहाँ पे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर है। एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेटली ट्रेवल किया स्ट्रेट लाइन में
वो सी पार करते हुए बी पार करते हुए डी तक गया ना। फिर मान लीजिए पहले आप किताब के हिसाब से कि ऑब्जेक्ट जो है वो सी और बी को क्रॉस करते हुए ए पहुंचा, जो मैंने आपको सेम चीज बताया, यहाँ से वो सी क्रॉस किया, सी क्रॉस करके बी क्रॉस किया, बी क्रॉस करने के बाद डी क्रॉस किया। तो देखिए तो कितना किलोमीटर ये चला, 60 किलोमीटर। कैसे भैया? तो बाबू 60 यहाँ लास्ट है, यहाँ 0 किलोमीटर से स्टार्ट किया रेफरेंस पॉइंट, तो 60 माइनस 0 इक्वल टू 60 किलोमीटर। तो कुल जो ये चला वो 60 किलोमीटर का हो जाएगा, है ना। हाँ, फिर क्या हुआ कि वो सेम पाथ पकड़ के सी पे वापस आए बी से। मान लीजिए हम जो है ओ पे हैं, ओ से गए ए पे, तो 60 किलोमीटर हमने अपना पोजीशन चेंज किया, चला। फिर हम ए से आ गए सी पे, मतलब वापस कितना किलोमीटर हो गए? देखिए ये इतना किलोमीटर हम लोग वापस आ गए। तो आप चले कितना? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, प्लस कर दीजिए, ठीक है, उतना हम लोग नेट चले है ना बाबू। तो कितना हो जाएगा भैया? 60 किलोमीटर किधर हो गया? अब देखिए तो 25 60 में 25 माइनस कीजिए, क्या मिलेगा हम लोगों को? 35, है ना। तो 35 प्लस 60 95 किलोमीटर पूरा चले हम लोग। अगर यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ वापस सी तक आए हैं, तो ऐसा हम कह रहे हैं, है ना। समझ गए क्या कहती है? ओ से ए तक की दूरी कितनी? 60 किलोमीटर। फिर ए से सी तक की दूरी कितनी है? तो 60 माइनस 25, है ना। तो कितना हो जाएगा भैया? तो 35 किलोमीटर हो जाएगा। तो 60 पहले चले, फिर 35 किलोमीटर, तो हो जाएगा 95 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए, अगर कह लीजिए हम कि हम ओ से ट्रेवल के ए गए, फिर ए से वापस ओ पे आ गए, तो कितना किलोमीटर चले हम लोग? तो 60 किलोमीटर इधर, फिर 60 किलोमीटर इधर, 120 किलोमीटर हम लोग चलेंगे, है ना। तो ये हो गया डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस बताता है कि कुल आपने कितना चला, या जो बॉडी है उसका टोटल मोशन कितना है, ठीक है। While the magnitude of displacement is equal to 35 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा भैया ये क्या आपने कहा, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है? समझिएगा, डिस्टेंस जो है, देखिए पहले तो यहाँ पे आप लोगों को ये पूरा पार्ट पढ़ना है, उसके बाद हम आपको डिस्प्लेसमेंट लेके जाएंगे। ये भी बोल दिया कि टोटल पार्ट 95 किलोमीटर जैसे हम लोग निकाले थे, है ना। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट ने कवर किया है। कहां से कहां गया? तो इतना ऑब्जेक्ट ने कवर किया, ओ से ए गया, फिर ए से सी आया, तो कितना किलोमीटर कवर किया है? 95 किलोमीटर, ठीक है भैया। आगे क्या बोल रहा है? दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये जो हम लोगों ने मेजर करके निकाला वो डिस्टेंस। टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अरे वाह क्या बात है। देखिएगा यही से आप लोगों का ये चैप्टर एक्चुअली में स्टार्ट हुआ। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस को बताने के लिए सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होता है, डायरेक्शन नहीं चाहिए होता। किस डायरेक्शन में गए इसका जरूरत नहीं है, कुल मैंने कितना चला बस हमें इतने से मतलब है ना। There are certain quantities which are described by specifying only their numerical values. The numerical value of a physical quantity is its magnitude. ठीक है, तो ऐसे क्वांटिटीज हैं जिसको भी हम लोग सिर्फ उसके न्यूमेरिकल वैल्यू से बता सकते हैं, और उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वही उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। From this example, you can find out the distance of the final position C of the object from the initial position O. This difference will give you the numerical value of the displacement of the object from O to C through A. ठीक है, the shortest distance measured from the initial to the final position of the object is known as the displacement. अच्छा, तो अब क्या है, अब आपको डिस्प्लेसमेंट का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। पहले तो हम लोग डिस्टेंस जाने, डिस्टेंस क्या है? इट इज डिस्टेंस क्या है? सम टोटल ऑफ, ठीक है, कि सम टोटल ऑफ द मेजर्ड वैल्यू द बॉडी हैव ट्रैवल्ड एक्चुअली, ठीक है, वो डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या है?
The shortest distance from the initial to the final position of the object is known as displacement. तो सबसे छोटा जो डिस्टेंस होगा ना इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में ऑब्जेक्ट जहां तक ट्रेवल किया है वो डिस्प्लेसमेंट। चलिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, आप उससे समझ जाइएगा। क्या एग्जांपल है? देखो यही से हम आपको समझाते हैं कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। ये किताब का जो लैंग्वेज है तो आपको बताया ही मैंने, तो एक सरल एग्जांपल बताते हैं, एग्जांपल से आपको पूरा समझ जाइएगा। मैंने कहा कि राम यहाँ था, ठीक है, राम यहाँ से ए तक ट्रेवल की, तो 60 किलोमीटर उन्होंने ट्रेवल किया। फिर ए से वापस वो सी पे आ गए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 95 किलोमीटर हो गया, वो ना जी 60 किलोमीटर इधर और 60 माइनस 25 35 किलोमीटर, तो नेक्स्ट कितना उन्होंने ट्रेवल किया 95 किलोमीटर। अगर डिस्टेंस पूछा जाए है ना, तो इसके लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 95 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या है कि हाउ मच द बॉडी एक्चुअली ट्रेवल्ड, ठीक है, और डिस्टेंस को डायरेक्शन नहीं चाहिए रहता है। और ऐसे क्वांटिटीज ना जिनको की डायरेक्शन का जरूरत नहीं है उसको स्केलर कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, है ना। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको की डायरेक्शन की जरूरत है उनको वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। बताइए आप, तो राम ने 0 से O से A तक गए, फिर A से C तक आए, तो नेट ट्रेवल का 95 किलोमीटर ये डिस्टेंस हो गया। मगर मैंने पूछा आपसे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है बताइए, डिस्प्लेसमेंट कितना है बताइए, तो आप जानते क्या कीजिएगा, आप देखिए कहां से उसने शुरुआत किया था, कहां पे भी है वो, कितना ट्रेवल किया इससे मतलब नहीं, O से स्टार्ट किया था अभी C पे है, भले ही O से A तक गया फिर A से C तक आया, मगर ऐसे नहीं देखा जाएगा। जो फाइनल पोजीशन होगा उस पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो जो मैग्नीट्यूड निकलेगा ना वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो डिफरेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन, ठीक है, एंड इनिशियल पोजीशन विल गिव अस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझे, समझ रहे हैं। डिस्टेंस बोला जाएगा क्या कीजिएगा, यहाँ एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक गए थे, फिर यहाँ से यहाँ तक आए थे, तो टोटल ट्रेवल कितना किए 95 किलोमीटर, ये डिस्टेंस हो गया। मगर हम लोग को जब डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि आप लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो डिस्प्लेसमेंट जब पूछा जाएगा तो वो सिर्फ 25 किलोमीटर होगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल पोजीशन 0 पे है और फाइनल पोजीशन 25 है ना। ये नहीं देखना है कहां से कहां जा रहा है, कुछ नहीं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ये देगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन भी आप लोगों को मिलेगा। देखिए डायरेक्शन क्या मिला, यहाँ मिला, ये जो है जो बॉडी है वो इस डायरेक्शन में आया वापस, है ना, इस डायरेक्शन से गया था, इस डायरेक्शन में वापस आया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में हम लोगों को डायरेक्शन भी मिल जाता है, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं मिलता है। डिस्टेंस जो होता है टोटल, ठीक है, टोटल जो मेजर्ड वैल्यू है, जो कि बॉडी एक ऑब्जेक्ट जो है ट्रेवल कर रहा है, वो डिस्टेंस हो जाता है, इसमें कि डायरेक्शन नहीं होता। और डिस्प्लेसमेंट जो है कि फाइनल पोजीशन से मतलब है इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर दीजिए तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को जब आपको डिफाइन करना होगा तो उसका भी मैंने आपको बता दिया क्या है उसका डेफिनेशन। देखिए फिर से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रेजेंट फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन था इसलिए मैंने वैसे बोला कि फाइनल माइनस इनिशियल। और जब सबसे छोटा डिस्टेंस जो होगा ना इनिशियल से फाइनल से इनिशियल पोजीशन के बीच, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन के बीच, वही आपका डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है? बहुत तोड़ के ज्यादा से ज्यादा देख कर इसको डील किए कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से समझ जाइए, डिफरेंस समझिए कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस का मतलब है कि आप कहां से कहां गए, किस तरह से आप पूरे पाथ को कवर किए, है ना। मान लीजिए एक और एग्जांपल आपको, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, ये 60 किलोमीटर का, ठीक है, ये 60 किलोमीटर का क्या है, पाथ है। ये ए है, ये बी है, ए से बी की दूरी जो है, जो पाथ है वो 30 किलोमीटर इधर है, 30 किलोमीटर इधर, मतलब कुल जो ट्रैक का पाथ है वो 60 किलोमीटर लॉन्ग है। अब यहाँ कहा गया कि ए से वापस बी होते हुए राम ए तक आ गए वापस, ठीक है, तो बताइए कि डिस्टेंस कितना उन्होंने ट्रेवल किया, है ना, तो डिस्टेंस उन्होंने कितना ट्रेवल किया जी, 30 + 30 60 किलोमीटर। अब कह दिया कि बताइए कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो मैंने क्या कहा, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल राम यहां से स्टार्ट किए थे, फाइनल क्या है यहीं पे है ना, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो 0 किलोमीटर। क्यों भैया, क्योंकि जहां पे वो शुरुआत में थे वहीं पे वो लास्ट में आ गए, फाइनल जो पोजीशन है वही इनिशियल पोजीशन, इसलिए उनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो 0 किलोमीटर हो गया। अच्छा ऐसा है, हाँ, अच्छा भैया ऐसा है तो हमको बताइए कि कोई एक और एग्जांपल हमको बताइए कि ज्यादा से ज्यादा क्लियर, ठीक है, देखिए आपको समझाते हैं। ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, ये सी पोजीशन है, ये 30 किलोमीटर है, ये मान लीजिए 15 किलोमीटर है, और ये अगेन 15 किलोमीटर, कुल यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ए से वापस ए तक जितना पाथ है उसका जो मेजरमेंट हो कितना है, 60 किलोमीटर। तो राम जो है वो ए से चले और सी तक पहुंचे, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए बताइए, ए टू सी में कितना हो जाएगा, बराबर 30 + 15 45 किलोमीटर हो जाएगा।